दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका तानाशाहों की तानाशाही सीरीज में। दोस्तों, तानाशाहों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अन्य तानाशाहों की। किस प्रकार उन्होंने अपने जुल्मों से आम जन में दहशत फैला रखी थी, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के तानाशाह के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज के तानाशाह का नाम है माओ जेदांग या माओ से तुंग। दोस्तों, माओ को लोग आधुनिक चीन का निर्माता भी मानते हैं। हालांकि चीन ने अब माओ का मार्ग छोड़ दिया है, लेकिन इस विचारधारा के कारण भारत अब परेशान है। अमीर घर से आए माओ ने चीन में कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने हजारों लोगों की हत्याएं की। 1949 से लेकर माओ की मृत्यु तक चीन में उनकी सरकार रही, लेकिन और मार्क्स की कट्टरता की हद तक मानने वाले माओ की विचारधारा से अब चीन धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। हालांकि उनकी विचारधारा को हू जिनताओ ने आगे बढ़ाया, लेकिन अब वर्तमान के नेता कम्युनिस्ट पार्टी से तो हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों पर नहीं चलते। माओ क्रूर जरूर था, लेकिन उसने चीन को एक नया जन्म दिया, चीन को एक नई दिशा दी। दूसरे तानाशाहों की तरह वो खुद के लिए नहीं, चीन के लिए जिया। हालांकि इस पर लोगों में मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि माओ एक तानाशाह थे जो अपनी सैन्य नीति और कानून के जरिए हर चीज पर नियंत्रण रखते थे। उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता खत्म कर दी थी। कहा जाता है कि कानून के दुरुपयोग के अलावा माओ के शासनकाल में उनकी गलत नीतियों की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, नंबर 6 पर जो क्रूर तानाशाह थे उनका नाम है मुअम्मर गद्दाफी। दोस्तों, गद्दाफी पर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देने का इल्जाम है। लीबिया के सिरते शहर में एक घुमक्कड़ बद्दू कबीले में जन्मे मुअम्मर गद्दाफी का उदय दरअसल 1967 में अरब इजरायल युद्ध में अरब जगत की हार से उपजी अरब राष्ट्रवाद की लहर से हुआ था। इस हार से कई अरब देशों में भारी असंतोष फैल गया था। लीबिया में वहां के शासक इदरिस को इस हार के लिए दोषी ठहराया जा रहा था। पहले से ही राजशाही से असंतुष्ट लीबियाई जनता के मिजाज को समझते हुए लीबियाई सेना के 27 वर्षीय कैप्टन ने राजशाही को उखाड़ फेंकने की योजना से 1 सितंबर 1969 को इदरिस के तुर्की से वापस लौटते ही तख्ता पलट दिया। गद्दाफी मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर से प्रेरित था, लेकिन थोड़े ही समय में गद्दाफी निरंकुश शासक बन गया। खुद को कर्नल घोषित कर गद्दाफी ने उत्तर अफ्रीका के सबसे क्रूर तानाशाह के रूप में लीबिया पर 42 साल राज किया। गद्दाफी अपनी कबीलाई पहचान पर बेहद गर्व करता था। वह अपने मेहमानों का स्वागत पारंपरिक तंबू में ही किया करता था। यहाँ तक कि विदेश यात्राओं के दौरान भी गद्दाफी की जिद होती थी कि वो होटल के बदले अपने साथ लाए आलीशान टेंट में ही ठहरे। गद्दाफी हमेशा खूबसूरत महिला अंगरक्षकों की टोली से घिरा रहता था। यूक्रेनी नर्स और सुनहरे बालों वाली अंगरक्षकों जैसे शौक ने ही जल्द ही विदेशी मीडिया में गद्दाफी को सुर्खियों में ला दिया। गद्दाफी का शासन सिद्धांत यही था कि अलग अलग जनजातियों को आपस में भिड़वा दो और राज करो। अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा गद्दाफी का तख्ता पलटने के लिए कई प्रयास किए गए। उसके बाद से गद्दाफी ने धार्मिक समर्थन के लिए अंग्रेजी कैलेंडर के महीनों के नाम तक बदल दिए। दोस्तों, गद्दाफी ने लीबिया की आर्थिक दशा पर ध्यान देते हुए तेल शोधक कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वे नया करार करें या देश से बाहर निकल जाएं। इसके बाद लीबिया की आर्थिक स्थिति में भारी उछाल आया। इससे पहले लीबिया की अर्थव्यवस्था विदेशी तेल शोधक कंपनियों के रहमो करम पर थी, लेकिन बाद तो सभी अरब देशों ने गद्दाफी के फॉर्मूले का अनुसरण किया। अरब देशों में पेट्रोल बूम का श्रेय बहुत हद तक गद्दाफी को ही दिया जाता है। गद्दाफी ने अपनी एक अलग ही राजनीतिक विचारधारा बनाई। उसने एक किताब भी लिखी, ग्रीन बुक। इस किताब में लोगों की सरकार के बारे में बखान किया गया था। 1977 में गद्दाफी ने लीबिया को एक जमहूरिया घोषित कर दिया, जिसका अर्थ था लोगों का राज। इसके पीछे तर्क दिया गया कि लीबिया अब सही मायनों में लोकतंत्र बन गया है। से लोकप्रिय स्थानीय क्रांतिकारी परिषदें चला रही हैं। जनता के दबाव को कम करने के लिए कर्नल गद्दाफी ने अरब सोशलिस्ट यूनियन नाम की राजनीतिक पार्टी को मंजूरी भी दे दी। दोस्तों, इस्लामी गणतंत्र का नारा लगाते हुए गद्दाफी ने सन 1973 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी। सत्ता के मद में चूर गद्दाफी ने 1980 में कबीलाई गुटों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अफ्रीका के अरब देशों के
लोगों के समुदाय पर निशाना साधा। सन 1987 में गद्दाफी ने चाड में ईसाइयों के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया, जिसके फलस्वरूप हजारों लोगों की मौत हुई। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान गद्दाफी ने सभी निजी व्यवसाय बंद करवा दिए तथा शैक्षणिक किताबों को आग के हवाले कर दिया। अपने आलोचकों की गद्दाफी ने मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व में बसे अपने आलोचकों को मारने के लिए गद्दाफी ने भाड़े के हथियारों को भी इस्तेमाल किया। गद्दाफी ने उत्तरी आयरलैंड के IRA जैसे आतंकी गुटों के साथ साथ फिलीपींस में अबू सय्याफ जैसे खतरनाक आतंकी संगठन को भी समर्थन दिया। गद्दाफी पर स्कॉटलैंड के लॉकरबी में दिसंबर 1988 में पैन एम के विमान को उड़ाने की साजिश का भी आरोप लगा था। पश्चिमी देशों को गद्दाफी कभी नहीं छुआया। 2011 में ट्यूनीशिया से फैली अरब क्रांति से सबसे बुरी तरह लीबियाई झुलसा है और गद्दाफी के खात्मे के बाद यहाँ की प्रचुर तेल संपदा के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए। गद्दाफी के अंत से तेल के खेल में उलझे अरब राष्ट्रों के लिए एक चेतावनी उठी। लीबिया पर 42 वर्षों तक एक छत्र राज करने वाले तानाशाह मरने से पहले जान बख्शने के लिए सरकारी सैनिकों से खूब गिड़गिड़ाए। गद्दाफी के आखिरी शब्द, मुझे गोली मत मारो। तो दोस्तों, कुछ इस तरह गद्दाफी का भी अंत हुआ और उनकी तानाशाही समाप्त हुई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले तानाशाह के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक और तानाशाह की तानाशाही लेकर। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।